साइलेंस 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 साइलेंस। मोदी जी स्टैंड अप। बताइए क्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं? जिसकी संरचना नियमित है। ठीक है, बैठिए। इधर देखो, उदाहरण नंबर 1.4 पिछले क्लास में कर लिए थे, लेकिन थोड़ा मोड़ा डाउट आ गया था कैलकुलेटर से बनाने के दौरान, इसलिए इसको हम आज फिर से करेंगे। नोट कोई नहीं करेगा, सब ध्यान से देखेगा। इधर नोट किसी को नहीं करना है, सब लोग ध्यान से इधर देखेंगे। आए पीडीएफ पीडीएफ नहीं मिलेगा अभी, पीडीएफ बाद में मिलेगा लास्ट समय में। अभी पीडीएफ जो होना चाहिए उसमें थोड़ा सा कमी है, इसलिए उस पर जब काम चल रहा है वो धीरे धीरे जब हो जाएगा तब आपको पीडीएफ मिलेगा। अंडर प्रोसेस है, सचिव जी का जानते हैं ना? हाँ, वही अंडर प्रोसेस है। चलो देखो इधर, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा इतना कोशिका यानी ए बराबर दिया है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। बिना बोले हुए चुपचाप सुनिए और समझिए, बोलना नहीं है। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर यहाँ पर छूट गया है, बुक में है। उसके बाद कोशिका कोर के साथ एफसीसी एकक कोशिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एफसीसी के रूप में होता है, इसलिए जेड कितना होगा? 4 होगा। रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग, यहाँ पर प्रयोग है, प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 डेंसिटी लिख सकते हैं या फिर रो लिख सकते हैं आप, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों ज्ञात किया गया। तांबे के परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। परमाणविक द्रव्यमान यानी कि मास हमको ज्ञात करना है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो D बराबर क्या होता है? Z इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये होता है। हमको मास ज्ञात करना है, यानी मास को इस साइड रहने दो, बाकी सबको इधर भेज दो। फॉर्मूला आपका बनेगा DAQNA अपॉन Z, यही बनेगा। अब उसमें सब कुछ रखना है, तो M इज इक्वल टू D की जगह पे कितना दिया हुआ है? 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू ए की जगह पर 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और इसका करना है क्यूब। उसके बाद Na है, उसके बाद है Na, तो यहीं पे लिख देते हैं, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। इसको जब बनाएंगे तो अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका जब क्यू करते हैं 3.608, इसको 3.608 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे ये देखिए 3.6 है, 3.6 है, इसका मतलब 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है। तो 3 का अगर हम क्यू निकालते हैं तो 27 होता है, और 4 से कम है यानी 4 का क्यू अगर निकालते हैं तो 64 है। यानी कि इसका जब हम क्यू निकालेंगे तो इसी के बीच आएगा, इसी के बीच आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसी के बीच आना चाहिए। अब ये आधा है लगभग, 3.5 अगर रहता तो 4 और 3 के बीच होता। अगर आ जाओ, ठीक है, अगर 3.5 रहता तो 3 और 4 के बीच में रहता। इसका यही समस्या हमको बेकार लगता है, ठीक है। तो इन दोनों के भी लगभग बीच का ही आएगा। तो इसके बीच अंतर कितना का है? देखो तो 3 और 4 7 और 20 27 का अंतर दिख रहा है कि 16 17 का है, 27 का अंतर है, 27 का अंतर है। 27 को अगर भाग करोगे तो लगभग 13, इसमें 13 बढ़ाओगे तो 40 से 45 के आसपास का आपको आएगा। 37 का अंतर है,
30 हाँ 37 का अंतर है, तो लगभग 18 के आसपास हमको जोड़ना है। तो इसमें 18 बढ़ाओगे तो 45 के आसपास आएगा। ठीक है, 45 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 45 के आसपास। यानी कि पिछले दिन जब हम बनाए थे तो कितना आया था? 46 पॉइंट कितना आया था बताइए? 46.97। तो जब इसका क्यू कीजिएगा तो वो आएगा 46.97। और ये जो पावर है 10 के पावर -8, क्यू का मतलब होता है 3 बार गुना करना। क्यू का मतलब क्या? 3 बार गुना करना। और जब गुना में रहता है और बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, तो पावर जुड़ता है तो तीनों जुड़ेगा तो 24। तो इसी को ऐसे ना करके हम डायरेक्ट 8 गुने 3 कर देते थे तो 24 आ जाता था। तो आप जैसे समझ सकते हैं वैसे कर लीजिए, या तो ऐसे बढ़ाकर कर लीजिए या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात बरोबर है। 10 के पावर -24 इंटू, अब सेंटीमीटर क्यूब भी होगा, सबका क्यूब किए हैं तो सेंटीमीटर का भी क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद है एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 4 से। देखना ध्यान से, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब जो है वो ऊपर है और ये सेंटीमीटर क्यूब नीचे है, एक दूसरे को काट देगा। यहाँ 10 के पावर 23 है, यहाँ 10 के पावर -24 है, तो इसमें एक वो बचेगा, 23 कट जाएगा। क्या बच गया? 8.92 ग्राम इंटू 46.97, यहाँ बचेगा इंटू 10 के पावर -1 इंटू 6.022 और इसको डिवाइड किया जाएगा 4 से। ठीक है, देखो इधर, यहाँ जो 10 के पावर -1 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10। 10 के पावर -1 को 1/10 लिख सकते हैं। अब 1/10 अगर लिखते हैं इसका मतलब ये 10 डिवाइड करेगा ऊपर वाला को, ये 10 डिवाइड करेगा। अब ये 10 डिवाइड कर रहा है, किसी को भी डिवाइड आप कर सकते हैं क्योंकि सब क्या है? मल्टीप्लाई में ही है। तो अगर इस 10 से हम इसी को डिवाइड करते हैं तो ये दशमलव यहाँ से कहाँ चला आएगा? पहले आ जाएगा। तब क्या बन जाएगा? 8.92 ग्राम इंटू 4.697, जब 10 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो। उसके बाद इंटू 6.022, इसको डिवाइड करना है 4 से। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? कितना आया था पिछले क्लास में? बताओ आंसर। 25, 22, 5, 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा। और इसको जब आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 63 ग्राम। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? यही था, पिछले क्लास में भी यही हुआ था लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, इस वजह से हम फिर से बता दिए। कोई दिक्कत इसमें? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए थे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आधा बना करके छोड़ दिए थे क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो इसको आज हम फिर से बनाएंगे। देखिएगा सब लोग की नजरें और निगाहें बोर्ड पर। सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एक कोशिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। इसकी कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सबसे पहले इसको हम मीटर में बदलते हैं, तो ये हो जाएगा 8.6 इंटू 10 के पावर -12 मीटर। लेकिन हमको मीटर में नहीं चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 10 के पावर -10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में आ गया। उसके बाद सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। परमाणविक द्रव्यमान इतना, यानी कि m दिया हुआ है 107.9 U, यहाँ पर U में दिया हुआ है, बट हम जब डेंसिटी निकालेंगे, घनत्व की गणना करेंगे, तो वहाँ हमको मास को ग्राम में रखना पड़ेगा। मास को कहाँ रखना पड़ेगा? ग्राम में।
क्योंकि डेंसिटी जब आएगा तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा यानी कि मास हमको यूनिफाइड मास में नहीं बल्कि ग्राम में रखना पड़ेगा। तो ग्राम में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, अगर आपका द्रव्यमान यूनिफाइड मास में है, किसमें, यूनिफाइड मास में, तो ग्राम में चेंज करने के लिए यूनिफाइड मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया जाता है। ग्राम में चेंज करने के लिए यूनिफाइड मास को एवोगाड्रो नंबर से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, क्योंकि ये एक मोल द्रव्यमान का, एक मोल जो मान होता है उसका ये संख्या होता है। Na का मतलब क्या है, एक मोल, और जो यूनिफाइड मास होता है वो भी मोल का ही होता है। ठीक है, यहाँ पर सिल्वर ही है, सिल्वर का 107.9 U है, इसका मतलब एक मोल सिल्वर का द्रव्यमान इतना है। एक मोल सिल्वर का द्रव्यमान कितना है, 107.9। तो इसको हम पहले किस में बदलेंगे, ग्राम में। समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है, इसको हमको ग्राम में बदलना है। अब डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है देखो क्या होता है, Z इंटू एम अपॉन बोलो AQ इंटू NA। तो डेंसिटी निकालना है, Z की जगह पे 4 रखेंगे, M की जगह पर यूनिफाइड मास नहीं ग्राम में मास रखना है। तो अगर इसको हम ग्राम में बदलेंगे, मास किस में, ग्राम में, तो 107.9 U को कितना से डिवाइड करेंगे, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तब ये किस में बदल जाएगा, ग्राम में बदल जाएगा। तो 107.9 बटा 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अब ये किस में आ गया, ग्राम में। इसको डिवाइड करेगा AQ, A की जगह पे कितना है, 408.6 इंटू 10 के पावर -10 सेंटीमीटर, इसका करना है Q, और इंटू Na की जगह पे आएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, अब इसको जब हम बनाएंगे, ये चीज यहाँ पर डिवाइड में है, इसका मतलब ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये ऊपर हो जाएगा 4 इंटू 107.9 ग्राम, और नीचे हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इसका जब आप क्यू कीजिएगा 408.6 का, तो 408.6 का क्यू करने से अच्छा है इसको आप ऐसे कर लीजिए 4.08। तो 2 डिजिट पहले पॉइंट खिसका दिए हैं, 2 डिजिट पहले खिसका है, इसका मतलब 10 के पावर में से 2 को कम कर देना होगा। ठीक है, पॉइंट को 2 पहले कर दिए यानी कि ये 2 को कम जाएगा। अब 4 का क्यू लगभग 64 होता है, 4 का क्यू 64, और 4 से तनिका ज़्यादा है, तो 64 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 65 के करीब आ सकता है, या फिर 66 भी हो सकता है, 64 पॉइंट कुछ होगा, 65 पॉइंट कुछ होगा, मतलब इसी के अराउंड आएगा। ठीक है, तो पिछले दिन जब बनाए थे तो कितना आया था, कोई लोग को याद है? ठीक है, कितना आया था बताओ, कितना, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक सेकंड, कितना आया, ये कितना आया है मल्टीप्लाई करने के बाद, 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 7 चौका 28 के 1 हासिल 3, 431.6। ठीक है, ये 6.022 है, तो 6.022 का हमको स्क्वायर करना है इंटू
10 के पावर 23 और 10 के पावर 23, यानी 10 के पावर 46, और इसका क्या करना है, क्यू करना है। इसका क्यू करने पर कितना आया था, 6.82। इतना नहीं आएगा, ये होगा 68 पॉइंट कुछ, ये आ जाएगा आपको 68 पॉइंट इंटू, या फिर अंदर ही रख देते हैं, हटाओ, ये हो जाएगा आपको 68 पॉइंट, कितना है, 68.2, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 10 के पावर 24, वो भी माइनस में, और सेंटीमीटर क्यूब। दिख रहा है, कोई दिक्कत? इसमें निकालना क्या है, डेंसिटी निकालना है। हाँ बोलो, क्या हुआ? देखो अब 6.022 को हमको मल्टीप्लाई करना है, 6.022 को 6.022 से मल्टीप्लाई करना है। एक उंगली से, और साइलेंस 6.022 इंटू 6.022, 36.26 कितना है, 36.26। यहाँ माइनस का 24 है, यहाँ माइनस का 40, प्लस का 46 है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 21, नहीं 22 हो जाएगा, प्लस का 22 इंटू 68.2 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको भी आप बनाइएगा तो कितना आएगा, फिर से मल्टीप्लाई करना है, कितना कितना है, 36.26 इंटू 68.2, 2472, 2472.9 इंटू 10 के पावर 22 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको करना है डिवाइड, भैया इसको करना है डिवाइड। कितना आंसर दिया है इसका, आंसर कोई लोग बताइए तो, नहीं मालूम, बुक में है ना, 10 के पावर फिर से वही दिक्कत आ गया ना। ओए शांत रहो, जाओ वो तो उस फोन में। फिर से वही दिक्कत सामने आ रहा है कि यहाँ 10 के पावर 22 आ गया। आंसर में दिया है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
आखिर दिक्कत कहाँ हो रहा है वही समझ नहीं आ रहा। यूनिट भी हर जगह सही है, कल बनाए थे तो सही आया था, घर पे बनाए थे सही आया था। इसको फिर से कल बनाएंगे। उसको फिर से कल बनाएंगे, रहने दो, फिर से देख करके आएंगे कहाँ दिक्कत हुआ। हाँ तो उल्टा सेलेक्ट हो गया था, पहले हमको वो वाला लेक्चर लाना चाहिए था, फिर ये लाना चाहिए, लेकिन पहले ये ले आए वो। ओहो, चलो इसमें पाठ्यनिहित में पहला क्वेश्चन कर लिए थे, दूसरा भी हो गया था, तीसरा भी हो गया था, चौथा हुआ था कि नहीं? ये भी हो गया था, चौथा क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। चौथा क्वेश्चन लिख दिए थे हम, रेशा कांच, पॉलीविनाइलिन, पीवीसी, ये सब समझा दिए। अच्छा चौथा हम लाए ही नहीं, चौथा में है अतिशीतित द्रव, साइलेंस। 4 नंबर क्वेश्चन में है, वो क्वेश्चन हम भूल गए हैं, इसमें पता नहीं कैसे छूट गया। 4 नंबर वाला 5 में 5 नंबर वाला 4 में आ गया है, 6 नंबर वाला 5 में आ गया है, क्या कि वो क्वेश्चन छूट गया। वो है अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव किसको कहते हैं? अतिशीतित द्रव वो होता है जिसमें द्रव के समान बहने का गुण हो, अर्थात पुरानी इमारतों में जो कांच होता है नीचे से मोटा और ऊपर से पतला प्रतीत होता है, ठीक है। पुरानी इमारत 100 साल पहले, 150 साल पहले का। अब देखो ये जो प्रोसेस है, शांत रहो, ये जो प्रोसेस है ये बहुत धीरे होता है। तुम लोग को कहाँ दिखता है कि पृथ्वी नच रहा है? दिखता है कि पृथ्वी घूम रहा है? नहीं दिखता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि नहीं घूम रहा है, घूम रहा है। तो बहुत दिन का अगर कांच है तब उसमें ये गुण पाया जाता है, धीरे धीरे होता है। क्या तुम लोग को अभी सोचेगा फिर भी एहसास नहीं होगा कि आज जहां पर भारत है वो कहीं और था पहले, मेडागास्कर टूट कर गया है तब आज चीन के पास सटा हुआ है, पहले कहीं और था, कई करोड़ों साल पहले वो टूटा अफ्रीका महाद्वीप से और धीरे धीरे आकर के इधर आ गया। पहले जो भारत था वो मेडागास्कर के पास था, सबसे उधर, अब आ गया है एशिया में। पहले एशिया में नहीं था, पहले अफ्रीका में था, अब आ गया है एशिया में, करोड़ों साल पहले। साइलेंस। तो ये सब प्रोसेस बहुत स्लो होता है, बहुत 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 स्लो। चलो ये क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। और विदलन गुण का मतलब होता है, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान, सभी दिशाओं में कैसा मान है? 2 चीज बताए थे, सभी दिशाओं में समान मान होता है। एक ग्राफ बना करके बताए थे कि अगर ऐसा ऐसा है और इसमें अगर हम एक ग्राफ बनाए तो ये भिन्न भिन्न होगा, अपवर्तनांक, आयतन, घनत्व जैसे भौतिक अवस्था में अगर भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग होता है, तो उसको बोलते हैं विषमदैशिकता। क्या बोलते हैं? विषमदैशिकता, ये बताए थे। और विषमदैशिकता किसमें पाया जाता है? क्रिस्टल में। विषमदैशिकता किसमें? क्रिस्टल में। अगर भिन्न भिन्न है तो विषमदैशिकता, और विषमदैशिकता किसमें? क्रिस्टल में। यहां बोला जा रहा है कि अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में कैसा हो? समान हो। भिन्न हो तो विषमदैशिकता और समान हो तो समदैशिकता। अगर समान होगा तो समदैशिकता हो जाएगा। तो विषमदैशिकता अगर क्रिस्टल में है तो समदैशिकता अक्रिस्टल में। समदैशिकता किसमें होगा? अक्रिस्टल में होगा। मान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो अक्रिस्टलीय होगा।
क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? कौन सा गुण? विदलन गुण। जैसे हम बताए थे, हम तो खैर कुछ और बताए थे, सही सुन लो। अब विदलन गुण जो होता है, अगर हम ठोस को काटते हैं, ठोस को काटते हैं और वह ठोस अगर क्रिस्टलीय है तो उसका जो सतह होगा एकदम चिकना होगा, एकदम सपाट स्मूथ होगा। अगर काटेंगे, अगर क्रिस्टल हुआ तो एकदम स्मूथ होगा, अगर अक्रिस्टल हुआ जैसे प्लास्टिक ये सब हुआ तो वो रुखरा होगा, खुरदुरा होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं विदलन गुण। इसी को क्या बोलते हैं? विदलन गुण। अगर उसको काटने पर उसका जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ है, एकदम चिकना है, इसका मतलब उसमें विदलन गुण है, वो विदलन गुण को प्रदर्शित करेगा। अगर उसका सतह चिकना ना हो करके रुखरा है, खुरदुरा है, तो वो विदलन गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? तो इसमें यही लिखना है कि ठोस के अपवर्तनांक की सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होने के कारण यह समदैशिकता होता है। अगर समदैशिकता है इसका मतलब यह क्रिस्टल है, और अक्रिस्टल की सतह खुरदुरी होती है, इसलिए ये विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। अक्रिस्टल, ठीक है, समझ में आया? विषमदैशिकता क्रिस्टल, समदैशिकता अक्रिस्टल, और समदैशिकता है इसलिए ये अक्रिस्टल है, और अक्रिस्टल का सतह खुरदुरी होती है, इसलिए ये विदलन गुण। किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या लिखा हुआ है? उपस्थित, उपस्थित है क्या? हर एक क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक। क्या? कंप्यूटर टाइप किया है, जैसे ना उसमें कुछ कुछ नहीं मिलता है। हिंदी वाले में लिखेगा कुछ, आएगा कुछ, इस वजह से। देख लेते हैं क्वेश्चन। उपस्थित अंतराण्विक बलों, देखो, उपस्थित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर क्या करना है? निम्नलिखित ठोसों में वर्गीकृत करना है। ठोस कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, क्रिस्टल और अक्रिस्टल। वो अवयवी कणों की संरचना के आधार पर है। यहाँ पर क्या बोला है? अंतराण्विक बलों के आधार। तो अंतराण्विक बल बोला है, इसका मतलब क्रिस्टल ठोस। अंतराण्विक बल बोला है, इसका मतलब क्रिस्टल ठोस। एक अवयवी कण से दूसरे अवयवी कण के बीच जो बल लग रहा है उसके आधार पर। सबसे ज्यादा बल किसमें लगता है? धात्विक में। सबसे ज्यादा बल धात्विक में, उसके बाद सहसंयोजन में, आयनिक में, और फिर आणविक में। ये ठोस द्रव गैस का नहीं है। ठोस में सबसे ज्यादा, उससे कम द्रव्य में, उस सबसे कम गैस में। यहाँ ठोस में ही देखना है, ठीक है? वो था ठोस, द्रव और गैस। ठोस में अंतराण्विक बल सबसे अधिक, द्रव में थोड़ा कम, गैस में सबसे कम। तो यहाँ ठोस में ही है, ठोस द्रव गैस में नहीं देखना है, ठोस में ही देखना है। यानी कि हम बनाएंगे 4 गो पार्ट। एक में रखेंगे आयनिक को, एक में रखेंगे धात्विक को, एक को रखेंगे सहसंयोजक, और एक में रखेंगे आणविक। अब इसमें से देखना है कि कौन सा धात्विक है, कौन आयनिक है। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट बताओ। K2SO4 कैसा है? क्या है? सभी हैं। ये कैसा है? आयनिक है, आणविक नहीं, आयनिक। क्या है? आयनिक है। पोटेशियम सल्फेट, ये कैसा होगा? तो आयनिक होगा। टीन, SN, टीन होता है धात्विक। टीन कैसा होगा?
दूर तो रह के क्या लिखा रहा है, देखो टीम के बाद है बेंजीन, बेंजीन होगा आणविक में, बेंजीन के बाद है यूरिया, NH2CONH2, ये भी है यूरिया, आणविक में आएगा NH2CONH2। बोलो कैसे पता चल रहा है? स्ट्रक्चर से क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। NH2CONH2, इसको आयन में तोड़ के बताओ। अगर कोई यौगिक आयन में नहीं टूट रहा है वो जाएगा आणविक में, और अत्यधिक कठोर है तो सहसंयोजक में। इसको आप नहीं तोड़ सकते हैं। चीनी को भी आप आयन में नहीं तोड़ सकते हैं, ग्लूकोज को भी आयन में नहीं तोड़ सकते हैं। होता क्या है, जब NaCl को, सुनो ध्यान से, NaCl को जब जल में घुलाते हैं तो ये आयन में टूट जाता है, लेकिन जब ग्लूकोज को जल में घुलाते हैं तो आयन में नहीं टूटता है बल्कि अपने अणु में टूट जाता है। ठीक है, तो ये अंतर होता है, ये आयन में टूटेगा और ग्लूकोज अणु में टूटेगा, वो घुलता है और ये विलय हो जाता है। ये थोड़ा थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, ये विलय हो जाता है और वो घुल जाता है। ठीक है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे 19-20 का फर्क है ना, यही 19-20 के कारण गलती हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा? यूरिया लिख दिया उसमें। तो ये सब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अब हम ये सोच ली रहे गलती हो गई, अब न पढ़ेंगे, अब पढ़ाई छोड़ देंगे, तो ये कोई बात नहीं हुआ। नहीं आता है, सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गलती होने से नहीं डरना चाहिए, होगा गलती, ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे गलती नहीं हुआ। भगवान से जब गलती हो गया तो इंसान को, भगवान का सबसे बड़का गलती हुआ इंसान बनाया वो। इधर देखो, और साइलेंस। यूरिया के बाद है अमोनिया, अमोनिया आएगा आयनिक में। अमोनिया जल, 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 अमोनिया इसमें आएगा। अमोनिया भी आणविक में होना चाहिए। अमोनिया, और अमोनिया जो होता है, अमोनिया में भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है ना। अमोनिया आयनिक में नहीं होगा, अमोनिया जाएगा इसमें। और शांत रहो, साइलेंस। अमोनिया आणविक, आणविक में भी कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। आणविक ठोस 3 प्रकार का, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो आणविक में। उसके बाद कौन है? जल, जल में भी H बॉन्ड, जल में भी कौन सा? H बॉन्ड। उसके बाद जिंक सल्फाइड, ZnS, किसमें? जिंक सल्फाइड। पूरा लिखेंगे, शॉर्ट में लिख दें? शॉर्ट में लिख देते हैं। ग्रेफाइट, उसके बाद रुबिडियम, अधात्विक में रुबिडियम। आर्गन, आर्गन किस में जाएगा बताओ? आर्गन, आर्गन, साइलेंस, आणविक में। आर्गन धातु है, आर्गन आणविक होगा, और वो भी कैसा आणविक? अध्रुवीय आणविक, अध्रुवीय।
ठीक है। उसके बाद है सिलिकॉन धातु। सिलिकॉन का क्या बनता है? सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC। ओ सॉरी, ये इसमें नहीं है, धात्विक में नहीं आएगा SiC, ये आएगा इसमें। सिलिकॉन कार्बाइड बोले थे नकली हीरा जो कांच को काटता है, सिलिकॉन कार्बाइड। समझ में आयो? पक्का घर से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लिखेंगे उसमें देख के लिखेंगे। चलो आगे देखो। साइलेंस। ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं, एक सेकंड, कुछ छूट गया है इसमें, हमको ऐसा लग रहा है। बी गायब है। ओए बहुत मारेंगे ना। ठीक है ठीक है। ओए साइलेंस। सूत्र नहीं ना पूछा, कृपया शांत रहे, अन्यथा मेरा सुनने का मन कर सकता है। ठोस ए अत्यधिक कठोर, ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है। चाहे वो ठोस अवस्था में हो चाहे वो गलित अवस्था, दोनों अवस्था में कैसा है? विद्युत रोधी। जो आयनिक होता है वो गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है, यानी कि आयनिक नहीं होगा। धातु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करता है, वो भी नहीं होगा। अब बचा आणविक और सहसंयोजी। तो आणविक कठोर नहीं होता है, आणविक कठोर नहीं होता है, और यहाँ पर क्या है? कठोर, और वो भी अत्यधिक कठोर। तो अत्यधिक कठोर कौन होता है दोनों में? सहसंयोजी। सहसंयोजी ठोस अवस्थाओं में विद्युत रोधी है, और कितना गलती हो रहा है, अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? तो सहसंयोजक ठोस। बोलो। हाँ रोधी। रोधी मतलब अब जैसे करंट को अगर पास कर रहा है तो चालक, करंट को पास नहीं कर रहा है तो रोधी। हाँ, विद्युत रोधी, विद्युत कुचालक, रुकावट, बाधाएं, यही सब तो रोधी होता है। निगेटिव वर्ड है ये, समझे? ओए आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। क्या लिखेंगे इसमें? आयनिक ठोस गलित अवस्था में आयन के रूप में बढ़ जाते हैं जो विद्युत के चालन करते हैं, जबकि ठोस अवस्था में मुक्त आयन नहीं होते हैं, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करते। गलित अवस्था में मुक्त आयन रूप में हो जाते हैं, इसलिए वो विद्युत का चालन करता है, और मुक्त आयन का रूप नहीं होता है ठोस अवस्था में, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आयो? आगे नेक्स्ट। किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघातवर्धक और तन्य होता है? किस प्रकार के? धात्विक ठोस। साइलेंस। नेक्स्ट देखिए, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? साइलेंस। जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? जब कोई क्रिस्टल बनाते हैं तो वो जो क्रिस्टल बनता है वो जालक, बहुत सारे एकक कोशिका को जब सजा देते हैं तो क्या बनता है? क्रिस्टल बनता है। और जालक बिंदु हर जगह क्या है? बिंदु है, यानी कि आपको लिखवाया गया है लेटिस पॉइंट। जालक बिंदु किसी क्रिस्टल में परमाणु, अणु या आयन को रिप्रेजेंट करता है। किसको दर्शाता है? परमाणु, अणु या आयन, यानी अवयवी कण को दर्शाता है। तो हम लिखेंगे जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु अवयवी कण यानी कि परमाणु, अणु, आयन को दर्शाता है। ठीक है, जालक बिंदु। ठीक है,
और वो क्रिस्टल में परमाणु बिंदु के रूप में होता है, इसलिए इसे जालक बिंदु कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट जाओ, चल जाओ। होता है साइलेंस। एकक कोशिका को अभिलाक्षणिक करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए। पैरामीटर बताए थे? अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी। ये तीनों बराबर हो भी सकते हैं, 90 डिग्री हो भी सकते हैं। ये एंगल है और ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। ठीक है, ये दो पैरामीटर बता चुके हैं। ठीक है, आराम, ओए शांत रहो, आराम से उस गेट को सटा दो। हाँ, आवाज नहीं होना चाहिए। अगर अभी बंद करने का कोशिश किया तो कान हिला देंगे। चलो देखो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? पैरामीटर में किसी को तकलीफ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में विभेद कीजिए। निम्नलिखित में क्या करना है? विभेद करना है, अंतर बताना है। षटकोणीय और एक नताक्ष एकक कोशिका। षटकोणीय में 6 भुजा होता है और एक नताक्ष में बताओ। एक नताक्ष देखो, जो ब्रेवे क्रिस्टल समूह बताए थे उसका है ये। क्या नंबर क्वेश्चन है? 12 है ना ये? 12। ओए षटकोणीय, देखो शांत रहो, साइलेंस। षटकोणीय में क्या होता है? A बराबर B नॉट इक्वल टू C, ये होता है इसका लंबाई। और अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री होता है और गामा 120 डिग्री, यही होता है। ये उस टेबल बनाने के लिए बोले थे, उस टेबल में था। जो लोग नहीं बनाए होंगे उनको कैसे पता चलेगा? ये होता है षटकोणीय में। और जब एक नताक्ष में देखिएगा, ओए ये षटकोणीय में, साइलेंस। फिर ओए एक नताक्ष में क्या होता है? ए, बी, सी कोई भी बराबर नहीं होता। ये इसमें क्या हो गया? अंतर हो गया। अल्फा और गामा होता है इसमें 90 डिग्री और बीटा भी होता है 90 डिग्री। सॉरी, 90 डिग्री नहीं होता, इसमें गलती लिखा हुआ है। तो ये हो गया इसमें अंतर। साइलेंस। 90 डिग्री नहीं होता है। ये हो गया षटकोणीय और एक नताक्ष एकक कोशिका में अंतर। दूसरा है फलक केंद्रित और अंतः केंद्रित। ये तो आप बना सकते हैं। फलक केंद्रित में कोनों के अलावे फलक पर परमाणु पाया जाता है। अंतः केंद्रित में कोनों के अलावे किन्हीं दो विपरीत फलकों पर पाया जाता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एकक कोशिका के कोने और अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोशिका से सहभाजित होता है। ये आपको स्पष्ट करना है। कोने और अंतः केंद्रित बड़ी हेवी क्वेश्चन है, क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आता है सबको कि कैसे कैसे विभाजित हुआ है। क्या नंबर है? 12, यानी कि इसमें होगा 13 नंबर। अब देखो, किसी को समझ में आए या न आए, लेकिन जो इसका आंसर है वही ना होगा। हम समझाते हैं। ओए शांत रहो। देखो, कोना पर वाला, पहले वाला का आंसर देखते हैं। कॉर्नर पर वाला का सबसे पहले ये एक एकक कोशिका मानिए इसको। ओए आओ, नहीं करना है। इधर देखो, ये एक एकक कोशिका हुआ, शांत रहो।
जस्ट इसके बगल में एक दूसरा एकक कोशिका हुआ, जस्ट इसके बगल में एक ये तीसरा एकक कोशिका, ये चौथा एकक कोशिका, 4 गो एकक कोशिका हुआ। ठीक है, और इसमें अब क्या करें, काम ही नहीं करता है। यहां पर एक परमाणु रख दिए हैं, यहां पर एक परमाणु है, कितने एकक कोशिका से विभाजित हो रहा है, और ये चारों एक ही डायमेंशन में है, दिख रहा है आपको, ये चारों एकक कोशिका एक ही डायमेंशन में है। और ऐसा ही एक और 4 गो एकक कोशिका को ऊपर से रख दिया जाए। नींद लग रहा है, इधर देखो भाई, ये 4 गो एकक कोशिका से विभाजित हो गया, और ऐसा ही 4 गो एकक कोशिका इसके ऊपर से रख दिया जाए, तो वो जो ऊपर से 4 गो एकक कोशिका रखेंगे उसमें भी तो ये परमाणु जाएगा, जाएगा कि नहीं, तो 4 और 4, तो वही चीज लिखेंगे हम कि कोने पर के परमाणु 8 एकक कोशिका से विभाजित होता है, इसलिए एक एकक कोशिका में परमाणु का 1/8 भाग आता है। हो गया। अब है अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोशिका से विभाजित होता है। हम लिखेंगे अंतः केंद्रित में कोनों के अलावे अंतः केंद्र में भी एक परमाणु पाया जाता है, कोनों के अलावे कहाँ पाया जाता है, बीच में पाया जाता है, इसलिए कोनों के परमाणु 1/8 होता है और 8 कोना होता है, इसलिए सभी कॉर्नर को मिलाकर एक परमाणु और बीच का एक परमाणु मिलाकर एक एकक कोशिका में 2 परमाणु होते हैं। हाँ, अभी समझ में आयो, किसी को कोई दिक्कत, इसमें परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो कई गो, एक अणु की वर्ग निविड़ संकुलित परत में द्विविमीय उप सहसंयोजन, भूख लग गया, संख्या क्या है? शांत रहो, हम भी नहीं खा के आए हैं। इधर देखो, फिर एक अणु की वर्ग निविड़ संकुलित परत में द्विविमीय उप सहसंयोजन संख्या क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, वर्ग कितना होगा, उप सहसंयोजन संख्या 4 को। ऐसी बनता है, वर्ग अगर बनाना है यही वर्ग बनता है, इसमें उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा, 4 को होगा, पक्का 8 को, 4 को। किसी को कोई दिक्कत और नहीं दिख रहा है तुमको? और साइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक यौगिक षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना बनाता है, इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है? उनमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फलकीय हैं? पूरी बाबा कहला दिया है, बनाने के लिए दिया है। ओरी बाबा ये मोटू पतलू का है ना, बोलता है और खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। और साइलेंस, शांत रहो। देखो देखो, ओए फिर साइलेंस। देखो, 1 मोल में परमाणु की संख्या अगर हम निकालते हैं, 1 मोल में परमाणु की संख्या होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 1 का आधा 1/2 यानी कि 0.5, वही दिया हुआ है। जब 1 मोल में इतना है तो आधा मोल में कितना होगा,
3.011 इंटू 10 के पावर 23, आधा मोल। इसको भी भाग करोगे 2 से? आधा मोल में इतना परमाणु की संख्या होगा। अब षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचनाओं में कौन सा रिक्तियां संख्या कितनी होगी? कौन सी? अच्छा, चतुष्फलकीय ना। सबसे पहले बोला है रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। जितना भी रिक्ति बनेगा, चाहे वो चतुष्फलकीय बने, अष्टफलकीय बने, त्रिकोणीय बने, जो भी रिक्तिका बनेगा सब। और उसके बाद पूछा है चतुष्फलकीय का। ठीक है, तो अष्टफलकीय का जब संख्या निकालेंगे तो अष्टफलकीय के लिए क्या होता है? अष्टफलकीय के लिए अष्टफलकीय का जो फॉर्मूला होता है वो n होता है। जितना अवयव उतना अष्टफलकीय रिक्तिका। यानी कितने परमाणु हैं? तो अष्टफलकीय रिक्तिका भी कितना होगा? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चतुष्फलकीय बताओ। चतुष्फलकीय का 2n यानी कि n को 2 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। सब में हाँ करती है। ओए शांत रहो। अब आप निकाल सकते हैं रिक्तियों की कुल संख्या। रिक्तियों की कुल संख्या अगर निकालेंगे तो ऐड कीजिए 6 3 9.033 3 × 10 के पावर 23। इतना आसान सा क्वेश्चन पढ़ना होगा ना। हाँ, और ये ऐसा है कि खाना खाने के लिए पहले खाना बनाना पड़ेगा। बिना क्वेश्चन पढ़ ले कैसे बना दीजिएगा? हो गया? समझ में आया सबको? कितना टाइमिंग दिख रहा है इस पे? 1 घंटा हो गया। साइलेंस। 1 घंटा 52। ओए शांत रहो। साइलेंस। 8 मिनट पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ? देखो अगला क्वेश्चन देखो। एक यौगिक जब लिखने का नहीं है तब इतना तकलीफ हो रहा है, लिखवाते तब कितना तकलीफ होता है। और फिर शांत रहो। देखो इधर, एक यौगिक 2 तत्वों m और n से बना है। ये देखो सूत्र निकालने वाला है। ये क्वेश्चन आता है और एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन था, टेस्ट में 2 था। m और n से बना है। तत्व NCCP संरचना बनाता है और m के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तिकों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। यौगिक का सूत्र क्या है? सेम क्वेश्चन था ना उदाहरण में। उदाहरण में ऐसा सेम था। उदाहरण में हमको लग रहा है ऐसा सेम क्वेश्चन था। सेम नहीं है। चलो ओए देखो इधर, n की अगर हम संख्या निकालते हैं, बउआ एवं बबनी लोग कृपया इधर देखेंगे। शांत रहो। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। देखो अभी इधर n का संख्या निकालेंगे तो n कहाँ पर आ जाता है? क्यूबिकल क्लोज। टोटल की संख्या सब कॉर्नर पर ही होता है। m के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तिका में, किसमें? चतुष्फलकीय रिक्तिका में है, यानी कि 2n। संख्या कितना होगा? स्मॉल n रखते हैं क्योंकि यहाँ कैपिटल n दिया हुआ। 2n है। चतुष्फलकीय रिक्तिकों के 1/3 भाग को अध्यासित करता है। कितने भाग को? 1/3 भाग को। तो m का संख्या कितना है यहाँ? 2/, यानी कि जब यौगिक बनाएंगे तो m की जगह पे 2/3
और n की जगह पे क्या यह यौगिक सही है? भिन्न में नहीं होना चाहिए, तो इस सब को 3 से गुना कर देंगे। तो जब 3 से गुना करेंगे तो 2/3 इंटू 3 और n 1 इंटू 3, तो ये 3 को खा जाएगा, बच जाएगा तो m2n। किसी को कोई दिक्कत? बन गया आपका यौगिक का सूत्र, बिल्कुल सही है। समझ में आयो? रहो सुनप क्यों खड़ा हो रहा? पैर में फूल गया है? चलो ओए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, ज्यादा नहीं, 5 9 7 8 को क्वेश्चन और है शायद, 8 या 9 को। तो आज के लिए इतना ही, बाकी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।